Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 29 June, so let's get started. And before starting, let me tell you, आज के न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं तो वो हम देख लेंगे. ओके इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अभी सेचलिस गए हुए हैं, बट ऑनेस्टली दिस इज़ द मोस्ट यूजलेस ट्रिप यू विल एवर सी, बिकॉज इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको. इवन मालदीव्स या श्रीलंका की तरह कोई आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजिक एंगल भी देखने को नहीं मिलता है. छोटी सी कंट्री है आपका मेडागास्कर के ऊपर, एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ है भी नहीं, इसलिए मोदी जी ने भी वहाँ जाकर वही सब बोल बच्चन ही यूज़ करें कि हमें मैरीटाइम कॉपरेशन करना चाहिए, पायरेसी के अगेंस्ट ब्लू इकॉनमी पे वर्क करना चाहिए, यूपीआई वगैरह शेयर करना चाहिए, इंडिया का डीपीआई हम आपके साथ शेयर करेंगे. ओके सो अगेन कंट्री की पॉपुलेशन है जस्ट 1 लाख. ओके और मोदी जी ने विजिट कितने दिन का लिया है? 3 दिन का. ओके सो इट्स जस्ट लाइक फुर्सत है, इंसान तो घूम रहा है, बट ऑनेस्टली दिस इज़ द मोस्ट रिडिकुलस विजिट जिसमें से कोई भी आउटकम नहीं निकलेगा. तो आपको जो कोचिंग वाले नोट्स भी दें कि चलो हम इंडिया सेचरेस पर नोट तैयार करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस नॉनसेंस. ओके एक चीज़ आपकी काम की जो हो सकती है वो मैं आपको डायरेक्टली अभी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, बाद में रिवीजन सीरीज़ में उसको और अच्छे से हम तैयार करेंगे. दैट इज़ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ओके यहाँ पे ये कंट्री थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसके बारे में हम आपसे अलग से बात करेंगे बाद में, और अभी मैं आपको टेलीग्राम पे इसका नोट्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दे दूंगा. ओके नेक्स्ट इज़ यहाँ पर कराची पर टेरर अटैक हुआ है, तो एज़ यूजुअल पाकिस्तान ने ब्लेम किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि आप लोग बलूचिस्तान इंसर्जेंसी सिंध रीजन में डिस्टर्बेंसेस करते हो, और थोड़ा एंगल यहाँ पे तालिबान का भी आता है. तो इंडिया ने एज़ यूजुअल कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, आप अपने ब्लेम अपने पास रखिए, बट कोई एविडेंस नहीं दिया उन्होंने. खैर चलिए हम आते हैं इस आर्टिकल पे. शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी हाईटेक चीज़ें होंगी, बट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही चलेंगे अपने हिसाब से. हमें जितना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है हम उतनी ही बात करेंगे. ओके यहाँ पीछे ना थोड़ा भजन चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी आपको, बट इग्नोर दैट. चलो एआई वगैरह में जब हमने देखा तो क्या मेजर थ्रेट्स क्या निकल के आ रहे हैं जो अभी तक हमने रियल में होते हुए देखे हैं. सबसे पहला थ्रेट हमने देखा था अबाउट द डीप फेक्स, क्योंकि इन डीप फेक्स में इतना ज़्यादा ऑडियो एंड पिक्चर क्वालिटी वीडियो इतने रियलिस्टिक बन रहे हैं दैट इट हैज़ बिकम रियली डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियल वन एंड द एआई वन. अभी वो जो एक शो आता है इंडिया गॉट लैटेंट, उस पर एक एआई वीडियो बना दिया गया कि वो जो ये नाम आपने भी सुना होगा, स्टार है, ठीक है, जॉनी सेंस. तो ये बंदा यहाँ पर एज अ गेस्ट आया हुआ है. अगेन एआई वीडियो था, बट 90% लोगों ने पहले यही मान लिया कि ये रियल है, शायद ये एज अ गेस्ट आया हुआ है यहाँ, बट वो बाद में प्रूव किया किसी ने कि नहीं एआई का वीडियो है. ओके तो डीप फेक से सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है टू डिफ्रेंशिएट और टू डिटेक्ट कि इस वीडियो से कोई छेड़छाड़ हुई है, इसके साथ कोई मैनिपुलेशन हुआ है. और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा था इलेक्टोरल में. जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो आपको याद है इस तरीके के वीडियोस पब्लिश कर दिए थे कि यूक्रेन का जो प्राइम मिनिस्टर है वो माफ़ी मांग रहा है, वो अपनी सेना से कह रहा है कि हट जाओ पीछे. ओके इस तरीके के वीडियोस रिलीज़ किए गए थे, और वो ऑब्वियसली रशियन की तरफ से ही रिलीज़ किए गए थे, और लोगों ने ये मान भी लिया था कि यार शायद ये रियल में है, यूक्रेन पीछे हट रहा है या यूक्रेन सरेंडर कर रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. तो इलेक्ट्रल में भी आपने कई ऐसे स्पीच अलग अलग लीडर्स की वॉइस में उनके फ़ोन कॉल बता के कि देखिए इस तरह की ऑडियो लीक हुआ है या इस तरह का वीडियो लीक हुआ है, बट अल्टीमेटली ये क्या करता है कि हमारे जो वोटर्स का ट्रस्ट है उसको, यानी कि हमारे इलेक्शन में ओवरऑल मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर रहे हैं ये सब. तो एआई हर तरीके से डेंजरस हो रहा है. उसी तरीके से एक हीरोइन थी, आई डोंट रिमेंबर हर नेम, सरनेम वॉज मंदाना, रश्मिका मंदाना. ओके तो उनका भी इसी तरीके का एक सेमी न्यूड काइंड का वीडियो रिलीज़ किया गया एआई की मदद से. तो ये सब चीज़ें ना सब इलेक्टोरल आउटकम, सोशो इकोनॉमिक, आपकी पब्लिक इमेज, या आप कह लीजिए पब्लिक डिग्निटी, इन सब के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट बन के आ रहा है एआई. ओके सो दिस इज़ वन थिंग कि यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है. सेकेंड थिंग इज अबाउट दिस एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन.
क्योंकि यहाँ पर ये लोग जो एल्गोरिदम यूज़ करते हैं अपने वीडियोस को वायरल होता है या जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इस एल्गोरिदम के थ्रू ये हो रहा है कि यहाँ पर आप एक इको चैम्बर में कन्वर्ट होते जा रहे हो। यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जा रहा है इस एल्गोरिदम की मदद से, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। सिर्फ कंपनी ही जानती है कि उनकी एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से कुछ वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, किसी पे नहीं आ रहे हैं। और ये क्लेम किया गया है अभी रिसेंटली कांग्रेस की तरफ से ही कि सरकार ने मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम इन सबको ऑर्डर्स दिया कि राहुल गांधी की वीडियोस पर आप एल्गोरिदम को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कीजिए कि उन पर व्यूज़ अपने आप कम हो जाए, उनकी जो रीच है वो कम हो जाए। ओके, तो एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन की वजह से अगेन क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रल आउटकम पे भी फ़र्क पड़ेगा। फिर किसी तरीके का वीडियो जो इंडिपेंडेंट आजकल यूट्यूब पे जर्नलिस्ट वगैरह बन चुके हैं, उनके वीडियोस पर भी ये एल्गोरिदम उसी तरीके से अप्लाई की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके वीडियोस की रीच कम हो सके, ताकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म को रोका जा सके। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर एल्गोरिदम को मैनिपुलेट किया जा रहा है, और ये चीज़ की जा रही है सरकार के ऑर्डर पर, इंडिया में ही नहीं कहीं पर भी। तो यही हमारा वे फॉरवर्ड बनेगा आगे चल के कि एआई की एल्गोरिदम किस तरीके से वर्क कर रही है, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है, राइट। देन दूसरा कि यहाँ पर आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि जो थंबनेल होता है वो बहुत अलग होता है और अंदर कंटेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर कुछ इस तरीके का थंबनेल बनाया जाता है जो सेंसेशन दिखाए। ओके, क्योंकि वो वहाँ पर ये जो सेंसेशनल टाइप की न्यूज़ बना के थंबनेल वगैरह लगाया जाता है, उससे आपका सीटीआर बहुत अच्छा आता है, दैट इज़ क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें करने के लिए और फिर ऐसे वीडियोस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बाय दिस एआई एल्गोरिदम, और ये आपके वीडियोस को और ज़्यादा वायरल करता है। ओके, अब आप जब इसमें हेटरेट टाइप के थंबनेल वगैरह लगाते हो, सेंसेशनलाइज कर रहे हो आप किसी चीज़ को कि वहाँ पर फलाना कम्युनिटी के लोगों ने फलाना के साथ ऐसा कर दिया, तो इससे क्या होता है, एक और थ्रेड बनता है हमारी सोशल फ्रेगमेंटेशन, राइट। तो ये एक दूसरा थ्रेड बन के आया है जो एल्गोरिदम का मैनिपुलेशन हो रहा है, उस वजह से अल्टीमेटली आपका ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि सोशल फ्रेगमेंटेशन भी और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, दिस इज द सेकंड थिंग हाईलाइटेड। नाउ थर्ड वन इज कि किस तरीके से जो आउटसाइडर्स हैं, जो फॉरेन एजेंट्स हैं या एडवर्स एलिमेंट्स हैं, ये किस तरीके से वेपनाइज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। वेपनाइजेशन बाय एडवर्सेरियल एलिमेंट्स। देखिए, आर्टिकल आपको थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, लेकिन जब हम इसको अभी अच्छे से समझ लेंगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। पहला आप समझ गए डीप फेक एक थ्रेड बन के आया है, दूसरा एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, एंड थर्ड इज वेपनाइजेशन बाय एडवर्स एलिमेंट्स, जस्ट लाइक हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा, ईरान वॉर में देखा, उससे पहले हमने म्यांमार के रोहिंग्यास में देखा था कि किस तरीके से वीडियो दिखाए गए कि देखिए हमारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यहाँ पे काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलती है आजकल। इसका सिंपल गोल होता है कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज लेकर चलना है वॉरफेयर में, राइट। अब ये स्टेट्स भी यूज़ करते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी यूज़ करते हैं, और जो फॉरेन इंटरफेरेंस करने वाले लोग हैं वो भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इस वक्त जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी वल्नरेबल है। ओके, और इसके थ्रू हम लोग अभी इस सोसाइटी में या इस देश में और ज़्यादा पोलराइजेशन कर सकते हैं। तो पहले आप लोग क्या करते थे कि आप कोल्ड वॉर में तो हम फंडिंग देंगे, हम फंडिंग देंगे, हम पैसा हथियार देंगे, उस तरीके से आप एक स्टेट में पोलराइजेशन करते हो। लेकिन आज आप क्या कर रहे हो, रिलीजियस लाइन पर, जैसे कि अफ्रीका में एथनिक लाइंस पर, अगेन अफ्रीका और इस तरह की कंट्री में, इन पर इनमें जो फॉल्ट लाइंस हैं, उन फॉल्ट लाइंस को आप एक्सप्लॉइट करते हो एआई के थ्रू और ज़्यादा सेंसेशनलाइज वीडियोस या इमेजेस बनाकर, और यहाँ से आप ओवरऑल डीस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हो उस कंट्री को, डीस्टेबलाइज देयर डेमोक्रेसी। ओके, सो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे इस आर्टिकल में, जिसने कहा कि एआई किस तरीके से एक थ्रेट बना हुआ है। ओके, फर्स्ट इज डीप फेक, सेकेंड इज एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन, एंड थर्ड इज इन्हीं चीज़ों को वेपनाइज किया जा रहा है बाय एडवर्सरियल एलिमेंट्स टू डिस्टेबलाइज द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। ओके, तो यहाँ पर
अब ये जो थ्रेट है ये सिर्फ इंडिया के लिए यूनिक नहीं है, ये सभी के लिए यूनिक है। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं? तो यहाँ पर इन्होंने सिंपल से 5 स्टेप्स बताएं और हम उन पांचों की बात करेंगे। फर्स्ट होना चाहिए राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, जो कि हमें मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल डेटा या आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़ की जा सकती है बाय द कंपनीज फॉर देयर ट्रेनिंग ऑफ देयर मॉड्यूल, एआई और वॉट एवर। ओके, देयर इज़ अ राइट बेस्ड फ्रेमवर्क, यानी कि आपका कंसेंट लिया ही जाएगा, क्योंकि वो लोग सबसे ऊपर करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं। दे प्रायोरिटाइज द ह्यूमन डिग्निटी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डीप फेक के थ्रू किसी की भी इमेज ख़राब कर दोगे, कुछ भी कर दोगे और कहोगे कि यार ये तो एआई के थ्रू किसी ने किया होगा छेड़छाड़, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी बिलीव इन डिजिटल ऑटोनॉमी। Okay, no, there must be either a balance between these two, or there should be a priority given to the human dignity over the digital autonomy. Okay, so इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फर्स्ट इज वी नीड अनएलिनेबल प्राइवेसी राइट्स। तो इंडिया भी यही कह रहा है कि हम अपना डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम जो लेकर आए, या यूरोपियन यूनियन का जो डेटा प्राइवेसी लॉ वो लेकर आए, वो उन्होंने यही सब इंश्योर किया है कि प्राइवेसी राइट्स ओवर पर्सनल डेटा इज़ मस्ट। इससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। देन सेकंड इज देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंसेंट प्रोटोकॉल। अभी आप लोग का डेटा यूज़ होता है फॉर वेरियस पर्पजेज़। आपने कई बार देखा होगा, आपने जहाँ ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया वहाँ से आपको फिर अनशंट कॉल, मैसेज, स्पैम आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि हम कोई भी ऐप जब इंस्टॉल कर रहे हैं, आपकी गैलरी एक्सेस की जाएगी, आपके कॉन्टैक्ट एक्सेस किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे अगर मैं नहीं चाहता? ओके, सो देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट कंसेंट प्रोटोकॉल। मेरा डेटा किसी भी पर्पज से यूज़ नहीं किया जाएगा विदाउट माय कंसेंट। यूरोप में अगर इस तरीके की चीज़ें की जाती है तो कंपनीज़ को, वहाँ के लोगों को पे करना होता है कि हम आपका डेटा यूज़ करेंगे अपनी कुछ एल्गोरिदम्स को ट्रेन करने के लिए। ओके, देन देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन। अब राहुल गांधी जी कितनी भी अच्छी बातें कर लें, कितना भी सेंस कर लें, लेकिन अगर वहाँ से प्लेटफॉर्म ही इस तरीके की एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है कि आपके वीडियोस की रीच को रोकना है, तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट इज राइट बेस्ड फ्रेमवर्क। सेकेंड इज कि इस पर प्लेटफॉर्म की कुछ अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। अब मैंने आपसे उस दिन कहा था अबाउट द सेक्शन 69A और 72 और 79, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। देयर इज़ अ प्रोविजन कॉल्ड एज सेफ हार्बर, राइट, कि प्लेटफॉर्म्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी न्यूज़ की। यानी कि हम एक एक कंटेंट को पर्सनली चेक करके, हैंडल करके फिर आपको नोटिस दें कि आप इस कंटेंट को हटाइए, उस कंटेंट को हटाइए, राइट। तो वो उसके सेफ हार्बर प्रोविज़न के बिहाइंड आप बार बार अपने आप को मत वो कीजिए, ठीक है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज आपकी एल्गोरिदम ये देख सकती है कि कोई कंटेंट गलत है, उसको बेवजह सेंसेशनलाइज किया जा रहा है, तो आप उसको ऑटोमेटिकली रिमूव करो। बट आप भी ये चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा रीच आए, हमारे प्लेटफॉर्म पे एक्टिविटीज़ बढ़े, तो आप उस वीडियो को वहाँ रहने देते हो, आप उसको रिमूव नहीं करते हो। फिर सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किए अभी और उसने कहा कि नहीं, आपको 2 घंटे के अंदर इस तरह के कोई भी वीडियोस हटाने होंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट निकल के आता है कि पहले तो आप इंट्रोड्यूस कीजिए अपने एल्गोरिदम्स में ट्रांसपेरेंसी, राइट, कि अगर कोई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है आपके उसमें, यानी कि क्या एल्गोरिदम क्या देखकर इस वीडियो को और तेज़ी से आगे बढ़ा रही है, राइट। उसके बाद आपके जो सर्च इंजन्स हैं उनकी इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ देयर रिकमेंडेशन इंजन्स, कि आप किस हिसाब से कोई वीडियो रेकमेंड कर रहे हो, ऑन व्हाट बेसिस। ओके, एंड देन अगर आपकी एल्गोरिदम किसी गलत या फेक न्यूज़ को, डिसइंफॉर्मेशन को वायरल करती है, ओके, तो देयर शुड बी सम लाइबिलिटी फॉर एल्गोरिथम एम्प्लीफिकेशन, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म पर कुछ अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए। दिस इज द सेकंड सजेशन। थर्ड वन इज बिल्डिंग
कॉग्निटिव रेजिलियंस। अब कॉग्निटिव रेजिलियंस का यहाँ पर क्या मतलब है, यानी कि आपका काइंड ऑफ अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये वीडियो ओरिजिनल है या एआई की मदद से बनाया गया है, और इसके लिए ज़रूरी होगा कि देयर शुड बी अ स्टेट बैक्ड अवेयरनेस प्रोग्राम। बट हमारे देश की हालत ये है कि हमारे यहाँ स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वही सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करती है अगेंस्ट दी राइवल पार्टीज़। ओके, इवन दी एनजीओज, इनके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है बाय दी पार्टी हु इज़ करेंटली गवर्निंग दी नेशन। ओके, सो दिस स्टेट बैक्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव, right, it must be on literacy, or you can say the media literacy। ओके, अब ये चीज़ हर लेवल पे करनी होगी हमें, स्कूल्स में भी, ताकि बच्चे मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना बने। यही चीज़ हमें कॉलेजेस में भी करनी होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यही चीज़ हमें अपनी रूरल कम्युनिटीज़ के लिए भी करनी होगी। ओके, सो देयर शुड बी अ स्टेट बैक्ड एजुकेशनल इनिशिएटिव टू स्प्रेड दी अवेयरनेस, ताकि वो क्रिटिकली इवेलुएट कर सकें कि डिजिटल सोर्सेस या जिससे ये न्यूज़ आ रही है वो कितना रिलायबल है, रियल है या फेक है। ओके, एंड लास्टली जो गवर्नमेंट कहती है कि वी आर ट्राइंग टू डिफेंड आवर नेशनल सॉवरेनिटी, तो इन कंपनीज़ को, मल्टीनेशनल कंपनीज़ को भी ये समझना होगा कि आप जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो आप उसकी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी एन अर्ली वार्निंग सिस्टम काइंड ऑफ थिंग्स जो डिटेक्ट कर सके डिस इन्फॉर्मेशन को या मिस इन्फॉर्मेशन को टाइमली बिफोर की देर हो जाए। ओके, डिटेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम। क्लियर? तो ये 4 सजेशंस इन्होंने दिए हैं कि हम इसमें ये 4 चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि एआई का डेवलपमेंट भी हो सके, बट एट द सेम टाइम ह्यूमन डिग्निटी और डिजिटल ऑटोनॉमी में एक बैलेंस भी बन के रह सके। ओके, सो आर्टिकल वॉज बिट ट्रिकी, बट मैं इसको आपके लिए जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने किया, बिकॉज इसको हमें पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं करना है, बिकॉज दीज 3 आर रियल थ्रेट्स, राइट? डीप फेक्स, एल्गोरिदम मैनिपुलेशन एंड वेपनाइजेशन बाय एडवर्सरियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये याद रखना कोई आपके लिए इतनी मुश्किल बात तो है नहीं कि एआई में ये 3 मेजर थ्रेट्स हमारे लिए हैं, और ये 4 उन्होंने सॉल्यूशन दिखाए हैं, जिसमें ये सबसे बेस्ट है दैट देयर शुड बी प्रायोरिटी टू ह्यूमन डिग्निटी ओवर डिजिटल ऑटोनॉमी। उसमें हम ये 3 मेजर ले सकते हैं। प्लेटफॉर्म की भी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है, सेफ हार्बर प्रोविजन के अंदर कब तक छुप के रहोगे, अपनी एल्गोरिदम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आइए, ऑडिट करने दीजिए अपने रिकमेंडेशन इंजन्स का, एंड लाइबिलिटी होनी चाहिए अगर आपकी एल्गोरिदम किसी वीडियो को बेवजह एम्पलीफाई कर रही है या वॉटएवर फॉर जिस रीज़न से भी। ठीक है, हम अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं अपने लोगों में ताकि वो समझ सकें कि किस तरीके से ये मिस इन्फॉर्मेशन है या रियल है। जैसे वो राहुल गांधी का आलू से सोना कितना स्प्रेड हुआ था, बट सच्चाई क्या थी? वो मोदी जी का स्टेटमेंट था जो राहुल गांधी कोट कर रहे थे स्पीच में, बट उसमें उनकी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ाई गई बाय मेन स्ट्रीम मीडिया इटसेल्फ। ओके, दूसरा, नेशनल सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए देयर शुड बी एन अर्ली वार्निंग काइंड ऑफ सिस्टम टू डिटेक्ट द मिस इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम इटसेल्फ, यानी कि वो 2-3 घंटे भी ना लगे, तुरंत डिटेक्ट की जाए और इसको करेक्ट किया जाए। क्लियर? और इंडिया यूके ट्रेड पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा आपके साथ दोबारा, हमने 2-3 दिन पहले ही बात की थी। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो तो उसको रिवाइज कर लिया करो जब आती है सेम चीज़ वापस, और अगर नहीं कर रहे हो तो वो फिर आपको बाद में समझ में आएगा एग्ज़ाम के बाद। एनीवे, हाउ स्कूल्स कैन टैकल एडोलसेंट मेल न्यूट्रिशन, तो एक तो इस आर्टिकल पे हम बात करेंगे अभी, और दूसरा कस्टोडियल डेथ, तो ये मैं आपसे ऑलरेडी अपने पिछले डिस्कशन में कर चुका हूँ और मैंने आप इस पे 15 मार्कर तैयार भी करवाया हुआ है। ओके, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको रेडीमेड आंसर्स तैयार होने चाहिए पहले से, इनको आप छोड़िए मत। अब ये जो है यहाँ पर एडोलसेंट मेल न्यूट्रिशन, तो ये ओपन एंडेड काइंड के क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास इतना कंटेंट होना चाहिए, आपके पास इतने फॉर्डर पॉइंट्स होने चाहिए जो आप यहाँ पे यूज़ कर सको। तो चलो देखते हैं कि इस आर्टिकल में आखिर ये क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुका है कि इंडिया में कितने % एनेमिक है, स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो उसमें नहीं जाते हैं, हमने जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात की थी तो उसमें देख लिया था। अच्छा, डाइट में सबसे ज़्यादा शिफ्ट्स क्या देखने को मिल रहे हैं आपको? एक तो जनरली ये माना जाता था कि रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं बिकॉज ऑफ देयर सेडेंट्री लाइफस्टाइल। लेकिन जब से हमारे यहाँ इंटरनेट सस्ता हुआ है, मोबाइल सस्ते हुए हैं, तब से आपको रूरल अर्बन एरियाज़ में एक कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है। ओके, दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट, अर्बन रूरल कन्वर्जेंस
दैट मीन्स कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि आपके होते हैं मोस्टली सेडेंट्री लाइफस्टाइल से, ये पहले माना जाता था कि ये अर्बन एरियाज़ में ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दे आर रैपिडली स्प्रेडिंग अराउंड दिस रूरल एरियाज ऑल्सो। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी जैसी डिजीज़ें या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि स्ट्रेस से ब्रेन डेथ हो जाना या फिर आपका हार्ट अटैक्स टाइप की चीज़ें आ जाना, ये सब चीज़ें अब हमें रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिल रही है। नाउ इट इज़ नॉट अलोन लिमिटेड टू दी अर्बन एरियाज़। ओके, इसके बाद सेकेंड इज देयर इज डेफिसिट इन आर डाइट। कैसे? देखिए, यहाँ पर जनरली हमारी जो डाइट होती है मोस्टली सीरियल बेस्ड है, दाल चावल रोटी, दाल चावल रोटी। लेकिन स्टडीज़ हमें बताती हैं कि यहाँ पर जो हमारा अदर चीज़ों का कंजम्पशन होना चाहिए जैसे मिल्क, एग्स, ठीक है, लीफी वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, ये इंडिया में बहुत ही कम है। और आप देख भी सकते हैं कि हम लोग मिड डे मील स्कीम में बार बार पढ़ते हैं कि कुछ स्टेट्स ने बैन लगा दिया है कि हम एग प्रोवाइड नहीं करेंगे या हफ्ते में सिर्फ एक बार एग प्रोवाइड करेंगे। या फिर मिल्क में इस तरह की चीज़ें देखी गई है कि 1 लीटर मिल्क 80 स्टूडेंट्स में बांटा गया पानी मिला के। ओके, तो हमारे यहाँ पर अब ये आर्टिकल भी जो है आपका पूरा का पूरा एडोलसेंट मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ओके, जो आपके 16 साल तक के बच्चे होते हैं उन पे फोकस है ये स्टडी। तो वहाँ पर डाइट का सबसे ज़्यादा डेफिसिट देखा जाता है क्योंकि हम लोग सीरियल्स हैवी, यानी कि हम लोग कैलोरीज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि हम लोग प्रोटीन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खासकर इन पे बहुत ही कम ध्यान देते हैं। अब इन सब में आप आ जाइए वापस से एक और न्यूज़ पे जो हमने बात की थी कि आजकल मिड डे मील स्कीम में भी हम लोग ऐसी राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें फूड फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन यानी आपकी राइस वगैरह में ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा ऐड किए जाते हैं ताकि बच्चों की ओवरऑल जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। राइट, सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि एडोलसेंट में हमें मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। थर्ड इज़ शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। ये थ्रेट, अब मैंने आपको सऊदी अरेबिया का एग्जांपल दिया था कि उन लोगों ने क्या किया है, जैसे जैसे आपका शुगर कंटेंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पे लगने वाला टैक्स भी बढ़ता जाएगा, है ना। ये सऊदी अरेबिया में। फिर हम लोग अपने केरल में क्या लेके आए थे, समोसे जैसी चीज़ पर एक्स्ट्रा फैट टैक्स लगाया गया था, फिर वो जीएसटी आने के बाद ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस्ड फूड है ये बच्चों में ओबेसिटी बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा और न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन की कमी कर रहे हैं। तो जो बच्चा आपको थोड़ा मोटा भी दिखेगा आपको लगेगा हेल्दी है, नहीं हेल्दी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा अनहेल्दी है। ओके, तो यहाँ पर अब आपको विलेजेस में भी ये चिप्स के पैकेट इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, बिकॉज यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि रूरल एरियाज़ में भी हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है उसको रिप्लेस कर रहे हैं ये प्रोसेस्ड फूड। ओके, और उसके बाद फिर वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, मोबाइल पे स्क्रीन टाइम एंड ऑल दीज थिंग्स, फ्रूट वेजिटेबल का इंटेक वैसे ही कम होना, तो ये भी एक रीज़न बन रहा है कि क्यों हमें आजकल अपने एडोलसेंट्स में काफ़ी सारा मेल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि अगर हम इसको ठीक करने जाएं तो कैसे कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले तो हम लोग इंस्टीट्यूशन लेवल पर ही बात करें कि हम लोग जो अपना मिड डे मील स्कीम है इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया फूड फोर्टिफिकेशन वो हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। ओके, और जितना ज़्यादा हो इसमें हमें खासकर प्रोटीन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें काफ़ी डेफिसिट देखा जा रहा है अपने बच्चों में। उसके अलावा देर वॉज सम डाइटरी गाइडलाइंस। ओके, ये एक गाइडलाइंस आई थी कुछ, उसमें कहा गया था चाहे स्कूल के बच्चों के लिए हो या आपके लिए हो, एडोलसेंट्स की खाने की थाली में 50% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। मतलब जो भी आपने थाली में आइटम्स रखे हैं या जितना भी आपकी थाली का वेट है उसमें 50% जो होना चाहिए वो आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए अगर आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो। ओके, दूसरा इसी में हम लोग स्पेशल ब्रेक दे सकते हैं। जैसे आप जो अच्छे स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, जैसे मेरा एक भतीजा जाता है, तो वहाँ पर पहले उनको सुबह क्लास शुरू होने के 1-1.5 घंटे बाद अलग से ब्रेक दिया जाता है कि ये आपका फ्रूट ब्रेक है, ठीक है, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स। तो बच्चों को एक अलग से टिफ़िन मंगवाया जाता है फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का कि आपको ये खाने होंगे इसमें। उसके बाद याद कीजिए कि हमने सरकारी स्कूल में क्या लेके आए थे, बाल वाटिका, यानी कि स्कूल की जो खाली जगह है उसी में सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लगाए जाएंगे। बट क्या रिज़ल्ट हुआ? अभी तक कुछ भी नहीं।
ओके, तो पहला तो हम अपने इस मिड डे मील को रिस्ट्रक्चर करें, तभी हम इसको रोक सकते हैं। दूसरा, रेगुलेटरी मेजर पे एक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि आप अर्बन प्रोसेस फूड फ्री जोन बनाइए स्कूल के अराउंड। दैट मीन्स आपके स्कूल के बाहर ये प्रोसेस फूड वाले ये चीज़ें नहीं बिकनी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ये एक पॉलिसी बननी चाहिए हमारे यहाँ, जो हर स्कूल के अराउंड लोकेट होनी चाहिए। बट शर्म की बात ये है कि दिल्ली सरकार जब अरविंद केजरीवाल की थी, उन्होंने स्कूल के बियॉन्ड, जस्ट स्कूल के सामने ही शराब की दुकानें तक खुलवा दी थी। ओके, और दूसरा, सीबीएसई ने अभी थोड़े दिन पहले एक डायरेक्शन दिया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हर जगह पर, हर स्कूल में, क्लास में शुगर बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों में ये अवेयरनेस दिखाई जा सके कि आप जो फूड प्रोडक्ट ईट कर रहे हो उसमें कितना शुगर कंटेंट है और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं आपकी बॉडी पर, राइट। देन नेक्स्ट इज कि थोड़ा सा बिहेवियर में चेंज लाना होगा बच्चों का, दैट इज उन्हें एजुकेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चे लेते हैं लेकिन कभी फूड पर लेबल्स नहीं देखते कि आखिर इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसमें कितने % शुगर्स है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें वेजिटेबल ऑयल यूज़ हुआ है। मैंने आपको क्वालिटी वॉल्स का एग्जांपल बताया था, वो कुछ नहीं है, पूरा पाम ऑयल है, कुछ नहीं है उसमें। अब जाके वो लोग कह रहे हैं कि अब अगले साल तक हम इंडिया में भी मिल्क बेस्ड आइसक्रीम लॉन्च करेंगे। तो अभी तक आप पाम ऑयल खिला रहे हो बच्चों को आइसक्रीम के नाम पर, राइट। तो ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस एंड एजुकेशन हमें स्कूल में ही बच्चों को देनी होगी। एंड लास्टली, जो बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको मैंडेटरी बनाना चाहिए, ना कि ये अब आप भी अगर स्कूल गए आपने देखा है कि हफ्ते में एक दिन गेम्स पीरियड लगता है। नो, दैट्स रॉन्ग। ये फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स दे शुड बी नॉन नेगोशिएबल, ये होना ही चाहिए। क्लियर। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, ये तो अभी करंट अफेयर में भी था, 4 एंड 5, ठीक है। ये मेजर्स लिए जा सकते हैं हम अपने एडोलसेंट में मेल न्यूट्रिशन को काउंटर करने के लिए। क्लियर। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ICMR एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इन दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, लेट्स फिक्स आवर फूड। ओके, ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया था। गोल यही था बस कि आपको यहाँ पर ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, अपने एडोलसेंट्स को लिटरेट करना है, कैंपेन चलाना है, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो सजेशन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। ओके, ये सारे सजेशंस जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, ये पूरा इसी प्रोग्राम के अंडर में आता है। इसी प्रोग्राम में बताया गया कि ये चीज़ें हमें करनी होंगी अगर हमें यहाँ पर मेल न्यूट्रिशन को एडोलसेंट में काउंटर करना है तो। ओके, सो मैं ये पेज आपको एज इट इज़ ही दे दूंगा न्यूज़पेपर के साथ ही, और इसी तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने हैं। वैसे नोट्स मत बनाओ जिनको रिवाइज़ करना भी हेडेक लगे कि यार ये इतना सारा फिर से पढ़ना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर मैं अभी इसको डार्क मोड ही रख रहा हूँ। क्या न्यूट्रल शिप्स को लॉ के विद इन अटैक किया जा सकता है? नाउ पर्सनली टेलिंग यू, ऐसा कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये आपकी अवेयरनेस के लिए है कि आपको इस चीज़ की समझ है या नहीं। सो कोर लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग नेवल ऑपरेशन, फर्स्ट इज, मैंने उस दिन आपसे बात की थी अबाउट द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, राइट। ये रेगुलेट करता है द कंडक्ट ऑफ हॉस्टिलिटीज एट सी। इट डिक्टेट्स which vessel can be targeted, captured, destroyed और govern the enforcement of naval blockades। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, दिस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ये डिक्टेट करता है सारी चीज़ें कि आखिर आप किस वेसल को टारगेट कर सकते हो, किसको कैप्चर कर सकते हो या डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और अगर नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है तो वो किस तरीके से एनफोर्स किया जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। क्लियर। और दूसरा है लॉ ऑन मैरीटाइम न्यूट्रलिटी, ये बताता है अबाउट द रिलेशन बिटवीन द बेलिग्रेंट स्टेट्स, यानी कि सपोज कीजिए यूएसए ईरान जिनके बीच में वॉर चल रही है, एंड द न्यूट्रल स्टेट्स, तो इन दोनों के साथ न्यूट्रल स्टेट्स किस तरीके से डील करेंगे वो डिसाइड करता है ये, एंश्योरिंग दैट न्यूट्रल शिपिंग एंड ट्रेड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी इंटरफेरेंस। तो ये दोनों लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी है हमारे पास वर्ल्ड में, लेकिन उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। सो यहाँ पर समझिए कि न्यूट्रल वेसल्स के रिस्पेक्ट में द न्यूट्रल मर्चेंट वेसल्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री वेसल्स, ओके, मर्चेंट वेसल्स
सिविलियन ऑब्जेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पाइपलाइन जा रही है वहाँ से या ऑयल टैंकर जा रहे हैं, जे दे आर जनरली प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट अटैक्स अंडर दिस इंटरनेशनल ट्रीटी। ओके, तो फिर ये प्रोटेक्शन कब चली जाती है? अब यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के लिए एक एमसीक्यू बन सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में आया है, दी सैन रेमो मैनुअल ऑन इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एट सी 1994। तो अगर आपसे सिर्फ इतना पूछा जाए सैन रेमो मैनुअल किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इट इज़ रिलेटेड टू आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एट सी। ओके, दिस इज सिंपल एमसीक्यू जो यूपीएससी आपसे उम्मीद करेगा कि आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताता है कि न्यूट्रल वेसल कैन ऑल्सो लूज देयर प्रोटेक्शन एंड बिकम लेजिटिमेट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ओनली इफ दे मेक एन इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन टू मिलिट्री एक्शन। ओके, कोई भी न्यूट्रल वेसल, जैसे इंडिया अगर मान लो वहाँ से कुछ इनडायरेक्टली न्यूट्रल है इंडिया, ठीक है कहने के लिए, या पाकिस्तान न्यूट्रल है, बट वो इनडायरेक्टली कुछ अपनी शिप्स के थ्रू कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहा है उस लड़ाई में किसी के भी फेवर में, तो ऐसे में वो भी टारगेट किया जा सकता है। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल किसी तरह की स्मगलिंग कर रहा हो एनिमी के फेवर में या उसके अगेंस्ट में, ठीक है, या फिर लॉफुली डिक्लेयर किए ब्लॉकेड को ब्रीच कर रहा हो, तो क्या यूएस के डिक्लेयर किए हुए ब्लॉकेड को ब्रीच करके इंडियन वेसल ने गलती की, ठीक है, या किसी भी वेसल ने गलती की? नहीं। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं ना लॉफुली डिक्लेयर ब्लॉकेड, तो ये यार पास होना चाहिए यूएनएससी से, तब जाके उसको लॉफुली माना जाएगा। ये जो यूनिलेटरल ब्लॉकेड यूएस ने लगाया था वो वैसे ही इलीगल था। refusing a lawful order to stop, visit or search or capture and acting as auxiliary intelligence gatherers for the enemy। तो इन 4 केस में वो न्यूट्रल वेसल भी अपनी प्रोटेक्शन लूज कर देगा एंड वो अटैक किया जा सकता है उस पर। सो दिस ट्रेडिशनल लॉ स्टेट दैट कमर्शियल एक्सपोर्ट्स लाइक ऑयल डू नॉट बिकम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव सिंपली बिकॉज दे जनरेट रेवेन्यू। अब रशिया यूक्रेन के वॉर में क्या कह रहा है यूएसए, कि रशिया से जो ऑयल परचेज कर रहा है इंडिया, तो वो एक तरीके से रेवेन्यू जा रहा है रशिया के पास और वो इसी रेवेन्यू को यूज़ कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर में। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दैट द कमर्शियल एक्सपोर्ट्स लाइक ऑयल दे डू नॉट बिकम मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स simply because they generate revenue for a belligerent state. The link to military operation must be direct and definite. ओके, अगर इंडिया हथियार सप्लाई कर रहा है रशिया को तो बात अलग है, वरना आप ऐसे किसी ऑयल टैंकर को टारगेट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि वो रशिया से आ रहा है या वो ईरान से आ रहा है। ओके, तो ये जो ब्लॉकेड है इसको लेके डायलेमा है अबाउट द नेवल लॉ वर्सेस यूएन चार्टर। वाइल द नेवल मैनुअल्स रिकग्नाइज ब्लॉकेड्स टू रेस्ट्रिक्ट एनिमी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट, बट मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट दिस टू यूएन चार्टर। यानी कि ये तो एग्री कर रहे हैं हम कि आप अगर कोई ब्लॉकेड लगाए, देखिए यहाँ पे जो हमने देखा कि अगर ब्लॉकेड लगाए ठीक है लगाए, नहीं वायलेट करेंगे, बट वो ब्लॉकेड लॉफुल है या नहीं वो तो मैटर करता है ना, बिकॉज यूएन चार्टर के अंडर में आप लगवाइए ना वो ब्लॉकेड। ओके, सो दिस आर्टिकल 24 ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रीटी, द यूनिलेटरल ब्लॉकेड्स जो यूएस ने डिक्लेयर किया था और द यूज ऑफ फोर्स विदाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइजेशन violate the prohibition on the use of force, rendering such actions unlawful regardless of technical compliance with naval warfare rules। ओके, सो ये कहानी इतनी सी बनती है यहाँ पर कि अगर यूएन की परमिशन से कोई ब्लॉकेड लगाया गया है तो कोई न्यूट्रल स्टेट भी उसको वायलेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये यूनिलेटरल टाइप का ब्लॉकेड है तो उसको वायलेट करना या ना करना वो आपके रिस्क पर है। हो सकता है सामने वाली कंट्री आप पे अटैक कर सके, जो कि यूएस की नेवी ने किया। तो इसमें इंडिया के पास कोई ऑप्शन बनता है क्या? बस एक ही ऑप्शन है कि आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा सकते हो यूएस के सामने, माय फ्रेंड के सामने। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ब्लॉकेड अगर लगा भी है न्यूट्रल कंट्री पर, इसका कोई असर नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो ऑयल भेज रहा है किसी को और वहाँ से जो डॉलर आ रहा है वो ये स्टेट यूज़ कर रहा है अगेंस्ट एनिमी स्टेट इन वॉर। ओके, वो कोई वजह नहीं बनती है। तो इंडिया को रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए यूएसए की परमिशन जैसी कोई चीज़ की ज़रूरत थी ही नहीं, अनलेस कि आपका नाम एब्स्टिन फाइल में ना हो। चलो, देखिए मुझसे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर ये जो आप सामने लिखते ना लेक्चर में वो ज़्यादा अच्छा लगता है कनेक्ट करने में और समझने में, रादर दैन कि जो नोट्स पे हाईलाइट किया जाता है। तो मैं उस वे में भी ट्राई कर रहा हूँ और जहाँ पे मुझे लगता है कि सीधे हम नोट्स के थ्रू ही पढ़ सकते हैं मैं वो भी कर रहा हूँ। सो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से ज़्यादा एंजॉय करते हो। चलो, सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है
जब हमने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से 360 डिग्री कवरेज कर रखा हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें हो, तो हमने यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ऑलरेडी तैयार कर लिया था अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। सिमिलरली जी राम जी पर भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग में पूरा कंटेंट तैयार कर रखा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब जो भी बोल बच्चन आता रहे, बस जहाँ पे कुछ नया आएगा वो हम करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें ऑडिटिंग की जाएगी स्ट्रिक्टली, और उसी को लेकर सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, बस रूरल इंटरनल ऑडिट पोर्टल। The AI-enabled portal marked a significant step towards enhancing the transparency, accountability and technology-driven governance. ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा फॉर एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो ये सब बताएगा इसके रिस्पेक्ट में आपका जी राम जी के। ऑलराइट, तो यहाँ पे बस एक पोर्टल लॉन्च करा है, इतना सा पॉइंट है, उसमें काम का कुछ नहीं है। फ्रॉम सी टू स्काई इंडिया इज बिकमिंग सेल्फ रिलायंट। अब मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर फ्रांस का लेक्चर जब मैंने आपके साथ किया था ब्रेनस्टॉर्मिंग में, याद करो, हम हेलीकॉप्टर बनाएंगे टाटा और एयरबस के साथ मिलकर, राइट। तो बस वही मेंशन हुआ है, द फर्स्ट मेड इन इंडिया C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये रेडी हो चुका है। हम ऐसे 40 एयरक्राफ्ट बनाएंगे और मिलकर बनाएंगे टाटा और एयरबस, और फील्ड कहाँ है, गुजरात के वडोदरा में, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब हमारी पढ़ी हुई चीज़ें रिपीट होती है और हम उसको रिकॉल कर पाते हैं, तब हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल सही ट्रैक पर है। ओके, इसके बाद असम के हारगिला बर्ड के बारे में इन्होंने मेंशन किया। इस पे मैं आपको छोटा सा नोट दूंगा क्योंकि अब ये स्पीशीज़ इंपॉर्टेंट हो गया, महामानव ने बोला है। ठीक है, मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज, ये आप जानते ही हो, इन दोनों के लिए हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस चाहते हैं, बट अभी तक मिला नहीं है। फिर हमारे मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्टिंग प्लास्टिक वेस्ट इनटू इको ब्रिक्स, तो ये सब हमारे वे फॉरवर्ड का काम करेगा कि हम कैसे वेस्ट को एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नागालैंड में बेबी लीग शुरू की गई है, फुटबॉल इनिशिएटिव फॉर चिल्ड्रन एज 5 to 12। तो इस एग्जाम्पल को भी आप फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ कर सकते हो। जब हम अभी जो ऊपर पढ़ रहे थे ना, एडोलसेंट में या बच्चों में मेल न्यूट्रिशन या ओबेसिटी बढ़ना, ओवर न्यूट्रिशन, राइट। तो ये सब ऐसे एग्जांपल्स जो होते हैं। नागालैंड में बेबी लीग शुरू की गई है, तो इस तरीके से बच्चों को ज़्यादा एक्टिव रखा जा सकता है फिजिकली। तो ये सब पॉइंट्स जब आप फॉर्डर पॉइंट की तरह यूज़ करते हो तो आपके आंसर्स और एनरिच होते हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस BTech इन AI एंड डेटा साइंस। नो जनरली आई अपोज दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बट इसको मैं अपोज नहीं करूँगा बिकॉज आप यहाँ जो कर रहे हो वो फिर भी ठीक है, क्योंकि चाइना ने भी इस तरह की चीज़ें की है, अपने ट्रेडिशन को छोड़ा नहीं है, उसी के साथ उसने मॉडर्नाइज़ किया है टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब हम लोग हद से ज़्यादा चले जाते हैं। जैसे एक काऊ का सिलेबस ही बना दिया था उन्होंने पूरा कि हम इस पर एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराएंगे ऑनलाइन। ओके, उसके नाम पे वो 12-13 करोड़ रुपए खा गए। हमारे मध्य प्रदेश का ही केस था। उसी तरीके से इन्होंने एक विमान शास्त्र का कोर्स लॉन्च कर दिया था। ठीक है, कि हमारे यहाँ तो विमान बहुत पहले से जानते थे, हम दुनिया में सबसे पहले विमान भारत में ही थे, तो इस पर भी पढ़ाई की आई जाएगी। तो ये सब बकवास बातें हैं, बट हाँ, यहाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कर रही है वो ठीक है। द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हैज़ इंट्रोड्यूस BTech प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस फ्रॉम 26-27 on the lines of National Education Policy 2020 is designed to transform Sanskrit institution into multidisciplinary center of learning। क्योंकि सिर्फ संस्कृत पढ़ा के क्या करोगे, ओके, सो उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करो इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ लर्निंग। बाकी सब फालतू की बातें। न्यू एनीमिया मुक्त भारत, तो यहाँ पे वो डेटा भी दोबारा रिपीट हो रहा है। 67% चिल्ड्रंस हमारे, उसके बाद 57% विमेन, 52% प्रेग्नेंट विमेन एंड 59% एडोलसेंट गर्ल्स, दे ऑल आर एनेमिक। तो यहाँ पे हमने अनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाया था। इसमें हम कुछ नहीं करते हैं, वी टेस्टिंग करते हैं, ट्रीटमेंट, मॉनिटरिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशंस के थ्रू, कहीं नहीं पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड हमने ईट राइट मूवमेंट जैसी चीज़ें चलाई, बट सब मिला के बस वही सब चीज़ें लिखनी है जो हमने ऊपर आपको एडोलसेंट वाले में डिस्कस की थी। इजराइल अप्रूव लैंडमार्क प्रपोजल टू रिकग्नाइज आर्मेनिया जेनोसाइड। अब ये कब हुआ था यार? ये हुआ था उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब वहाँ पे टर्किश कैलिफेट का रूल होता था ना, तो आर्मेनिया में अधिकांश क्रिश्चियंस रहते थे, तो वहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे क्रिश्चियंस को मार दिया था। तो इजराइल ने अब जाके इसमें एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि वो जेनोसाइड था। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टर्की से परेशान है इजराइल, और जबकि टर्की नाटो मेंबर है, USA के क्लोज माना जाता है, ठीक है। उसके बाद भी टर्की पे प्रेशर बनाने के लिए वो लोग ये कर रहे हैं। द मैसेकर ऑफ आर्मेनियंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज जेनोसाइड एज अ रिब्यूक टू टर्की।
इसराइल स्ट्राइक साउथ लेबनान, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ये डील बहुत फ्रेजाइल है, इंडिया को अपनी तैयारी करनी चाहिए। यहाँ पर देख लो, यूएस ने एयर स्ट्राइक करा, फिर ईरान ने यूएस के जो बेस हैं बहरीन और कुवैत में उन पे एयर स्ट्राइक करा, और टॉक्स फिर से हॉल्ट हो जाएंगी, और नहीं भी होगी तो कल को ये डील ब्रेक होगी, बट ये होके रहेगी। इंडिया अपनी तैयारी कर ले, उसी में भलाई है, बट हमारे प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत नहीं है। Iran again launched drone and missile attack at Bahrain and Kuwait in response to new US airstrike against the Islamic Republic। तो आप समझ सकते हैं जो मैं आपको 2 दिन से कह रहा हूँ कि ये डील अभी भी काफ़ी फ्रेजाइल है। ओके, बाकी हाईलाइटेड पॉइंट्स आप खुद से पढ़ लेना। हीट वेव, इंडिया में भी बहुत डेथ होती हैं हीट वेव से, ठीक है, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा होती हैं, और यूके में भी हो रही हैं, और इसी को कहते हैं हम साइलेंट किलर। तो हीट वेव पे हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक 15 मार्क का पूरा तैयार करके रख लेंगे, क्वेश्चन आएगा, हम तैयार हैं उसके लिए। यूक्रेन कीप अप असॉल्ट, अब यहाँ पर वो रशिया की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं, और क्या है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यूक्रेन की? ड्रोन्स। और किस तरह के ड्रोन्स? रग ड्रोन्स, जिनको वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं और यूज़ करते हैं, और इस ड्रोन को अब उनकी एमएसएमई सेक्टर तक बनाने लगे हैं। ओके, इसलिए यूक्रेन अब तक इस लड़ाई को लड़ पा रहा है। स्मार्ट एआई कैचिंग, अब ये क्या है? कुछ नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि सारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया जाता है किसी भी डिज़ास्टर में। इट इज़ ए कॉमन फॉर कम्युनिकेशन to get disrupted when a disaster occur and the absence of real time information delays the rescue operation, right? So researchers from Ireland found a way to transmit important real time information using a technology called as collaborative catching even if the local network is in subpar condition। तो यहाँ पे 3 टियर नेटवर्क पे फोकस किया जाता है, यानी स्पेस एयर ग्राउंड, दे ऑल वर्क टूगेदर, कॉल्ड एज स्पेस एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन नेटवर्क सगिन। ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक कोलैबोरेटिव कैचिंग पर्पस है, जहाँ पर आप सभी तरीके से, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो आप उससे ले रहे हो, चाहे आप सैटेलाइट्स के थ्रू लो, ड्रोन्स के थ्रू लो, या आपके जो बेस पे स्टेशन बनाए गए हैं उनके थ्रू लो, या इमरजेंसी व्हीकल्स के थ्रू लो, और इन सब को आप एक जगह स्टोर करके और फिर एक यूज़फुल डेटा जनरेट करते हो फॉर द रियल टाइम एविडेंस। ओके, सो उसी को कहते हैं एआई स्मार्ट कैचिंग। ऑलराइट, और आज इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी काम का नहीं है, सो उसको छोड़ दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मैंने आपके साथ आज जो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा शेयर करा है वीक 2 का, उसे मिस मत करना, बिकॉज उसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है, चेंज किया है, ताकि इसके कंटेंट को हम और ज़्यादा एनरिच कर सकें आपके लिए। सो प्रीलिम्स एक्स्ट्रा अलॉन्ग विद इन बिटवीन द लाइंस, जो कि मैं आपको टेलीग्राम के पेड ग्रुप में शेयर करता हूँ, इन बिटवीन द लाइंस प्रीलिम्स एक्स्ट्रा प्लस दिस न्यूज़पेपर डिस्कशन, बस ये 3 चीज़ें आपको प्रीलिम्स के लिए सॉलिड तैयार कर देंगी एज फार एज करंट अफेयर इज़ कंसर्न। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।